हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5.3 और हमारा चैप्टर जो चल रहा है, ये चल रहा है चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th मैथमेटिक्स, जो कि है समांतर श्रेणी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.3 के हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की कोशिश की है और 5.3 में से आई थिंक 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और उम्मीद है आप लोग सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पीछे के सारे क्लियर होंगे और आगे के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बनाने के लिए कहा था वो आप लोगों ने बनाया होगा। यदि उसमें कहीं भी डाउट है तो आज की क्लास में हम लोग उसे क्लियर करने वाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट जो कि आपको बताए जा चुके हैं तो आप उसे बनाने की खुद से कोशिश करें। तो कॉपी किताब लेके तैयार हो जाइए, हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से और ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो चलिए ट्राई करते हैं आज के क्वेश्चन को। बच्चों, क्वेश्चन है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद मतलब S1। अब देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना था इस क्वेश्चन में। सबसे पहले कि इसको प्रथम पद को ये S1 क्यों कह रहा है। A1 ना कहना चाहिए था, क्योंकि प्रथम पद को हम लोग A1 के नाम से जानते हैं, तो ये S1 क्यों है। देखिए, सबसे पहले छोटी सी बात आपको समझना चाहिए कि AP हम लोग कैसे लिखते हैं। A1 लिखते हैं, फिर A2 लिखते हैं, फिर A3 लिखते हैं, ऐसे करके ये AN तक बढ़ सकता है। ठीक है, अब सोचो यदि S1 का मतलब क्या होता है। S1 का मतलब होता है एक पद का योग। तो बच्चों, एक पद में अपने आप में ये किस में ऐड होगा बताओ। एक ही पद का योग कहीं निकालना है तो अपने आप में A1 ही तो है। तो कहीं ना कहीं A1 और S1 जो होता है ये आपस में इक्वल होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए प्रथम पद को उसने S1 भी कह दिया। क्या अच्छा ये क्या होगा ये आपको पूछा है। फिर कहता है प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करिए, ऐसे ही दूसरा पद ज्ञात करिए और इसी प्रकार से तीसरे और 10वें और nवें पद भी आपको ज्ञात कर लेने हैं। ठीक है, अब हमारे पास है क्या, उससे हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, लिखेंगे क्या, दिया है क्या, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है कि प्रथम n पदों का योग है। n पदों का योग का मतलब होता है कि Sn आपके पास है और इसका एक आपको इक्वेशन लिखा हुआ है जो कि है 4n-n²। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब कहते हैं बताओ प्रथम पद क्या होगा। तो बच्चों, प्रथम पद क्या होगा इसको निकालने के लिए हम S1 भी तो निकाल सकते हैं। बोलो, क्योंकि प्रथम पद और S1 दोनों तो सेम चीज है, मैंने अभी भी आपको समझाया कैसे। तो हम कहीं S1 निकाल लें तो कहीं ना कहीं यही प्रथम पद हो जाएगा। तो यहाँ n के जगह पे यदि हम 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी n के जगह पे 1 लिख दो और यहाँ भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसका मतलब 4 और -1 जो कि आपका आने वाला है 3। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है। तो S1 आपका आ चुका है। अब आपको कहता है दूसरा पद ज्ञात करिए। ठीक है, अच्छा प्रथम दो पदों का योग पहले ज्ञात करिए, फिर दूसरा पद ज्ञात करिए। बच्चों, S1 निकाल करके हमें तो ये पता चल चुका है कि S1 जो है यही आपका A1 है। मतलब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं कि A1 जो होगा बच्चों ये भी आपका 3 ही रहने वाला है। ठीक है, अब आपको निकालने के लिए बोला है दो पदों का योग, तो कहीं ना कहीं S2 निकालने के लिए बोला है। अब हमारे पास Sn है ही, तो n के जगह पे यदि हम 2 पुट कर दे तो हमारा S2 निकल जाएगा, मतलब दो पदों का योग। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 × 2 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, तो 4 - 2 × 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 दूना 8 में से यदि दो का वर्ग 4 माइनस कर दे बच्चों तो ये आ जाएगा 4। अब ध्यान रखना, ये आपका दूसरा पद नहीं है, ये दूसरा पद नहीं है बल्कि दो पदों का योग है। अब सोचो दूसरा पद कैसे निकाला जा सकता है। ध्यान देना, यदि पहला पद है 2, दूसरा पद है 4, तीसरा पद है 6, ऐसे बढ़ रहा है। तो यदि पहला पद 2 है और दो पदों का योग जो है ये आपका 6 है, तो बच्चों यदि दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है तो दो पदों के योग में से यदि एक पद का योग को माइनस कर दिया जाए तो दूसरा पद निकल जाता है। राइट, समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम कैसे समझ सकते हैं, अब यदि हमको दूसरा पद निकालना है, क्या निकालना है, दूसरा पद, इसका मतलब A2 निकालना है। तो A2 को हम कैसे निकाल सकते हैं, जो दो पदों का योग है उसमें से यदि हम एक पद का योग को माइनस कर दें, नहीं दो पदों को जोड़ के जितना आया था उसमें से पहले वाले पद को हटा दे तो जो बचेगा वही आपका दूसरा पद होगा। इसका मतलब S2 - S1। तो S2 हमारा कितना है, ये है आपका 4 और माइनस S1 कितना है बच्चों, तो S1 हमारा आया है 3। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, 1। तो A2 जो है इसका मतलब दूसरा जो पद है ये आपका 1 आ चुका है और दो पदों का जो योग है ये आपका 4 आ चुका है। तो यहां तक के हमने सारे आंसर दे चुके हैं, हम लोगों ने लिख लिया है कि दूसरा पद क्या होगा। यहां तक आप लोगों ने आंसर दे दिया। अब आपको समझना होगा ये कि इसका तीसरा पद क्या होगा और फिर 10वें पद क्या होगा और फिर इसका nवां पद क्या होगा। अब बच्चों ध्यान देना, यदि हम यहां से निकालना चाहें क्या, यदि हम यहां से निकालना चाहें तीसरा पद, तो तीसरा पद का मतलब होता है A3
और A3 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, लेकिन क्या अभी तक हम लोगों ने D निकाला है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले D निकालते हैं। अब D कैसे निकाल सकते हैं? आपके पास A2 है, ध्यान देना, आपके पास क्या है, तो आपके पास A2 नजर आ रहा होगा और आपके पास A1 नजर आ रहा होगा, इसलिए हम D कैसे निकाल सकते हैं? तो D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो A2 हमारा है 1 और A1 है आपका 3, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 2। नहीं समझ में आया क्या? तो यहां पर हमारे पास D आ चुका है। अब आपसे जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये सारा आप आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों तीसरा पद क्या होगा, मतलब A3 आपको पूछा है, ये होगा A प्लस 2D, ठीक है ना। अब A का मान हमारे पास क्या है, तो A का मान हम लोगों ने निकाला है 3 और प्लस 2 इंटू D का मान हमारा आया है माइनस का 2। तो बच्चों ये आ रहा है 3 और प्लस माइनस माइनस का 4, जो कि आ जाएगा माइनस का 1। क्या आ गया, तो माइनस का 1 आ गया, कौन सा, तो तीसरा पद आ गया, ठीक है। अब आपको बोला है 10वां पद ज्ञात करो, ठीक है, लिखेंगे और आपसे क्या पूछा है, बोला है 10वां पद मतलब A10, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 9D और A का मान है 3 और 9 इंटू D का मान है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 9 दूना 18 और ये हमारा आंसर आ रहा है माइनस का 15, ठीक है। तो हमारा 10वां पद भी निकल गया। अब कहता है बताओ nवां पद क्या होगा, ठीक है। तो nवां पद का मतलब होता है और एक क्या पूछा है, nवां पद पूछा है मतलब an पूछा है, और an मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और d। तो बच्चों a का मान क्या होगा, फिर से लिख दो, a का मान हम लोग पुट कर रहे हैं 3 और n माइनस 1 और d का मान हमारे पास है 1, ठीक है, सॉरी d का मान है माइनस का 2, ठीक है। आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस का 2 यदि n से गुना होगा तो माइनस में 2n बनाएगा और माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2, तो बच्चों 3 और 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 5 और माइनस में यहाँ हो जाएगा 2n। तो बच्चों ये जो है ये फाइनली हम लोग निकाल चुके हैं an, और यहाँ पर n का कोई मान नहीं दिया हुआ है, कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आपका अंतिम पद का आंसर यही हो जाने वाला है, ठीक है। तो लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, इन सभी का जवाब एक जगह पे दे सकते हैं, हालांकि आपके पास है, लेकिन फिर भी आप लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं तीसरा पद इतना है और 10वां पद इतना है और nवां पद ये है, ठीक है। तो लास्ट में आप आंसर के रूप में इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी था, कुछ नया है। एनसीईआरटी की सबसे खूबसूरत बात, मैंने आपको कई बार कहा है कि हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को है, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट को डेप्थ से समझते हुए फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना है और जल्दी से समझना है कि क्वेश्चन क्या कहता है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग याद करिए। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है ना, बोर्ड के एग्जाम में भर भर के ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो समझ लीजिए आप इसे सीखे ही, जरूर सीखें। तो बच्चों इसका एपी कैसे बन सकता है, सोचो 8 के प्रथम 15 गुणज, गुणज का मतलब होता है टेबल, 8 का टेबल आता है ना, उसी से हम एपी बना सकते हैं। देखो तो 8 का एक टेबल हमारा आ गया 8, फिर दूसरा आ गया, हम लोग क्या जानते हैं 8 में दूसरा गुना जिसका क्या होगा, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, तीसरा होगा 24, ऐसे बढ़ते 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 और कहां तक जाना है, तो 15 नंबर तक जाना है, मतलब 15 पद तक जाना है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ऐसे 15 पद तक जाने हैं, ठीक है। और सबका फिर योग याद कर देना है। तो हमें वहां पे ये वैल्यू क्या आएगा इससे हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास योग निकालने के दूसरे तरीके भी हैं। देखो बच्चों, अब यदि हम इसका गुणज निकाल रहे हैं, यदि हम इसका क्या निकाल रहे हैं, गुणज, तो जानते हो कि पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या, यहां से हमें पता चल रहा है कि A1 ये हमारा 8 है, A2 जो है ये हमारा 16 है, इसलिए बच्चों D का मान क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, मतलब 16 माइनस 8, और यहां से हमारा D का मान क्या आ गया, तो ये आ गया है बच्चों 8 आ गया, ठीक है। तो D का मान भी आपको पता चल चुका है और A का मान तो आपको पता ही है। तो कहता है प्रथम 15 गुणजों का योग याद करिए, मतलब कहीं ना कहीं ये 15 तक जाने की कोशिश कर रहा है, 1 2 3 ऐसे करके 15 तक। तो यहां से एक और बात आपको पता चल चुका है कि यहां पर n का मान जो है बच्चों, ये हमको 15 लेना है। क्या लेना है, 15। अब आपको यदि इसके योग निकालने हैं, मतलब कहीं ना कहीं Sn निकालने की बात हो रही है, जिसका फॉर्मूला होता है n/2 और फिर क्या लिखेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और फिर d, ठीक है। अब देखो n का मान क्या है बताओ, n का मान क्या है, तो n का मान हमें 15 लेना है, तो S15 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 15/2 और अंदर में हो जाएगा 2 इंटू a का मान, a का मान हम ले लेंगे 8 और प्लस n फिर से ले लेंगे, तो n का मान हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 1 और बाहर में d है जो कि 8 लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब क्या होगा, 15/2 कर देते हैं और यहाँ हो जाएगा 8 दूना कितना हो गया, तो 16 हो गया, और प्लस 15 में से एक जाएगा तो 14, और 14 को यदि 8 से गुना कर देंगे तो 14 8 112 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ जाएंगे तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देना होगा, और 15/2 गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 1 2 8, ठीक है, और 2 से काट देंगे तो 2 छक 12 और 2 चौके 8। तो बच्चों अब फाइनली आपको गुना करना होगा 15 को 64 से। तो कैसे गुना कर लेंगे, देखो 15 को 4 से गुना कर दे तो 15 चौके हो जाता है 60 और हाथ में बच जाएगा 6, और 15 को 6 से गुना कर देंगे तो 15 छक्के 90 और 90 और 6 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 96, जो कि आपका सही आंसर आ जाता है। अतः आप लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि 8 के प्रथम गुणजों का योग, मतलब ऐसे ही यदि बढ़ते जाए 15 तक जाए तो सभी को ऐड करके और आपका क्या आ जाएगा वैल्यू, तो 960 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज जरूर लिख दे, क्या लिखें, अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, है ना, इसका योग क्या हो जाएगा, तो इसका योग हो जाएगा बच्चों 960 हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। तो कोई दिक्कत, इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट्स समझने हैं और सारा क्वेश्चन बना लेने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना किसी तरह का देरी का। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब ये क्वेश्चन देखना है, ये क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी कर रखा है। 0 से लेकर के 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो यदि आप 0 से लेकर 50 तक के विषम संख्या आप जानते हो तो हम इसका एपी को बहुत आराम से बना पाएंगे। आप जानते हो कि 0 जो होता है ये ना तो मतलब 0 है, ये तो अपने आप में कोई संख्या ही नहीं है। अब यदि 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो विषम संख्या किसको बोलते हैं, देखो जिसका पेयर नहीं बन पाए, है ना, जिसका पेयर नहीं बन पाए, जोड़ा नहीं बन पाए, उसे हम लोग विषम संख्या। तो एक ये विषम होगा, ये नहीं होगा, फिर ये विषम होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 नहीं होगा, फिर 7 होगा। तो ये सारा विषम संख्या होता है, मतलब 1 3 5 7 9 ऐसे करके जो आता है इसे विषम संख्या कहते हैं। तो हमारा यदि हम पूछे कि 0 से लेकर के 50 के बीच में विषम संख्या कहां से स्टार्ट होगा, तो बच्चों 1 से स्टार्ट होगा, 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और ऐसे बढ़ते 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 ये आगे की तरफ जा सकता है। लास्ट कहां तक जाएगा ये सोचो। क्या ये 50 हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 50 जो होता है बच्चों ये सम होता है ना, तो हम इसे नहीं ले सकते। इसका ठीक एक पहले वाला जो संख्या है मतलब 49 हम यहां तक लेंगे। तो एपी जो हमारा क्रिएट होगा ये 1 से लेकर के 49 तक होगा, ठीक है। अब इसकी मदद से हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। कैसे, देखो A1 हमारा 1 हो जाएगा, A2 हमारा 3 हो जाएगा, इसलिए D कितना हो जाएगा, तो D हो जाएगा A2 माइनस A1 जो कि हो जाएगा 3 माइनस 1 और यहां से 2 बन गया, ठीक है। और क्या पता चल रहा है आपको, और एक चीज पता चल रहा है कि अंतिम पद भी हमें पता चल गया है। और अंतिम पद कौन सा है, मतलब an का मान कितना है, तो ये है आपका 49। इसलिए अब बोलता है कि सभी इसका योग ज्ञात करो। मतलब बच्चों यदि हम Sn का फॉर्मूला लगा दें, क्या लगा दें, Sn का फॉर्मूला, तो बिना n निकाले, अच्छा इसके बीच में विषम संख्याओं का, अच्छा सिर्फ योग ही ज्ञात कर रहा है। कितनी विषम संख्याएं हैं ये नहीं पूछा। यदि पूछता कितनी विषम संख्या है तो हमें n का वैल्यू प्राप्त करना होता, मतलब कितने पद हैं जो विषम संख्या हैं तो हमें n भी पता करना होता, लेकिन सिर्फ योग। तो हम यहाँ से एक डायरेक्ट फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, n/2 बराबर होता है a प्लस an, है ना। अब हमारे पास a भी है, ओहो सॉरी, लेकिन n तो है ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो पहले n तो निकाल लेना होगा बच्चों। कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से हम निकाल लेते हैं a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 49। अब देखो a हमारे पास क्या है, तो 1 है, ठीक है, और यहाँ से n माइनस 1 और d का मान क्या है, तो ये है आपका 2 और यहाँ हो जाएगा 49। प्लस का उधर माइनस में भेज देते हैं तो n माइनस 1 और 2 और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, एक माइनस चल जाएगा तो 48, 2 से काटेंगे तो 24 दूना 48 होता है, और माइनस का उधर प्लस में जाएगा तो n का मान कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है, मजा आ गया। तो n का मान हमें पता चल गया। अब कहता है इसके बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, इसीलिए Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं n/2 और a प्लस an, क्योंकि ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है इसलिए हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब देखो n का मान हमारे पास क्या है, तो 25 है। अच्छा यहाँ से एक और बात समझ में आ रहा है कि 0 से लेकर के 50 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि विषम संख्या है, तो 25 है, और इन्हीं 25 को हमें ऐड कर लेना है। तो बच्चों ये हो जाएगा 25/2 और अंदर में क्या होगा, तो a का मान 1 है और an का मान हमारा 49 है। तो यहाँ हम लिख देंगे a का मान है 1 और ये है आपका 49, ठीक है। तो इस तरह से क्या पता चला, 25 और गुने ये हो जाएगा 50 और नीचे में बटे 2 है, तो 2 से काट दो तो ये 25 बार में, और 25 का वर्ग हमें पता है ये होता है बच्चों 625। तो ये आपका आ चुका है आंसर। वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, आप जानते हो कि कभी भी विषम संख्याओं का योग जो होता है इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है n², मतलब इसके बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं, मान लो 25 विषम संख्या को निकालने के लिए कहा है तो डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला लगा दो, 25² मतलब 625। यदि आपको कहता कि शुरू से लेकर के टोटल 10 जो विषम संख्या है, 10 विषम संख्या, उसका योग ज्ञात कर दो तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा बात है, लेकिन इसी चीज को हम इस तरह से करके सीखे हैं क्योंकि हमारा चैप्टर इस तरीके से जाने वाला है।
ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक नया कॉन्सेप्ट भी आप सीख गए, किस तरह से यदि विषम संख्याओं को जोड़ना हो तो केवल n स्क्वायर लगा दो, काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए अब आपके सामने कुछ भारी भरकम क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। 1 मिनट। हाँ ठीक है, 11 के बाद 12 में ये लगता है ना, ये तो 12 नंबर क्वेश्चन गायब है भाई। अच्छा कोई बात नहीं, है ना, उसे आप लोग खुद ट्राई कर ले, और फिर भी नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जवाब दो, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लगता है स्लाइड में ये नहीं आ पाया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये जो भारी भरकम सवाल आपको देखने को मिल रहा है अभी, ये इतना भारी नहीं है जितना ये दिख रहा है। बच्चों क्वेश्चन ये है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित निधि तिथि के बाद जो है सो कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। और ऐसा है कि पहले दिन के लिए आपको 200 और दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, मतलब प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन में अपने से ठीक पहले वाले दिन से कितना रुपया ज्यादा लग रहा है, तो देख रहे हो यहाँ 200 लगा, यहाँ 250 लगा, मतलब 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी होगी यदि वो इस कार्य के लिए 30 दिन का लेट कर देता है। देखो कितना बड़ा नुकसान है ना। मतलब ये है कि एक ठेकेदार है बेचारा, उसको काम मिला है ना, उसने कहा कि हम काम पूरा करके दे देंगे, लेकिन यदि वो काम मतलब विलंब हो गया, उसमें देरी हो गई, तो पहले दिन में आपको 200 रुपया, अगले दिन 250 रुपया देना होगा, उसके अगले दिन 300 रुपया देना होगा, और ऐसे बढ़ते 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 ये 30 दिन की देरी कर देता है। हर अगले दिन इससे 50 रुपया ज्यादा फाइन लिया जाएगा। पहले दिन में 200 रुपया लिया जाएगा, उसके अगले दिन 50 रुपया ज्यादा, उससे आगे 50 रुपया ज्यादा, और ऐसे करते 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 आपको ये इसने 30 दिन ना, तो 30 दिन की इसने देरी कर दी। अब सोचो यदि ये 30 दिन की देरी कर देगा तो 30वें दिन में इसके पास टोटल कितना फाइन देना पड़ेगा बच्चों। तो कहीं ना कहीं ये 30 क्या है बताओ, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये n का मान क्या है, बताओ जल्दी से सोच के बताओ n का मान यहाँ पर क्या हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं 30 जो है बच्चों, ये n का मान है। ठीक है, और an क्या होगा ये हमें पता करना है। सॉरी, an तो पूछा नहीं होगा, है ना। वो 30 दिनों के बाद जो है सो टोटल कितनी राशि उसे अदा करनी पड़ेगी, मतलब सब जोड़ करके टोटल कितना देना होगा। नहीं समझ में आया क्या? तो इस तरीके से कहीं ना कहीं 30वें दिन में हमारे पास इस तरह से विलंब राशि को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब हमें कुल राशि पता चलेगी। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन समझ में आ गया है, क्वेश्चन समझ में आ गया है। हम देखते हैं कि A1 हमारा कितना है। तो बच्चों ये है आपका 200। A2 कितना है, तो ये है आपका 250। इसलिए आपको D भी पता चल रहा होगा, जो कि A2 माइनस A1 जो कि 250 माइनस में 200 बराबर में 50। ये निकालना नहीं भी था, आप नहीं भी निकालते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि ठीक पहले दिन से 50 रुपया जुर्माना अधिक था, मतलब 50 का इंक्रीमेंट हो रहा है लगातार। कोई दिक्कत नहीं है, हमने निकाल दिया। आगे क्या है समझना, 30वें दिन के लास्ट में आपको जो है सो कितना विलंब दंड के साथ आपको देना पड़ेगा कुल राशि। तो कहीं ना कहीं S30 निकालने की बात कर रहा है कि 30 दिन तक जो भी है उसका टोटल कितना अमाउंट हमें जमा करना होगा एज अ फाइन। तो बच्चों हम कैसे निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, सीधा सा फॉर्मूला है ना। अब हम क्या लगा देंगे, एस एन का फॉर्मूला जो कि है n/2 और 2 ये प्लस n-1 और बाहर में d। तो n का मान हमें क्या लेना होगा, 30, क्योंकि 30 दिन के अंत में पूछा है। तो यहाँ हो जाएगा 30/2 और अंदर हो जाएगा 2 इंटू a का मान जो कि हमारा 200 रहने वाला है, और प्लस n का मान 30-1, और d का मान क्या है बच्चों, तो d का मान है 50। ठीक है, इस तरह से 2 से कैंसिल कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो बाहर में हमें 15 नजर आ रहा है, अंदर में क्या होगा बताओ। 200 को 2 से गुना कर दो तो हो जाएगा 400, और प्लस 50 को 29 से गुना करना आता है क्या, यहाँ पे 29 है, तो 29 से यदि हम गुना कर दें 50 को तो क्या हो जाएगा, तो 29 को यदि हम 5 से गुना करें तो 9 × 5 = 45 और 5 × 10 = 29 × 5 = 145 होता है, और चूंकि वहां पे 0 है तो यहाँ पे 1450 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे क्या करना होगा, इसको आपस में ऐड कर देना होगा। तो देखिए आगे क्या कर सकते हैं हम, आगे हमें ऐसे करना होगा कि वहां पर है आपके सामने 15 और गुने, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो। तो 400 को यहाँ ऐड कर दोगे तो कहीं ना कहीं ये 1850 बनने वाला है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में गुना करना होगा। तो 0 तो 0 ही रहने वाला है, 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में हो जाएगा 7, और फिर 15 को 8 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 120, और ऐड कर देंगे तो 127, जिसमें से 7 लिखेंगे और हाथ में क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 12, और 15 एकम 15 और 15 और 12 कितना हो जाएगा, तो ये 27 हो जाएगा। तो आपका टोटल आंसर जो है ये आ रहा है 27,750। मतलब 30 दिन लेट करने के बाद ठेकेदार को 27,750 रुपया फाइन के रूप में जमा करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया कौन सा क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से आपको समझ में आया होगा। कभी कभी क्वेश्चंस की लंबाई देख करके बच्चे छोड़ देते हैं, है ना, उन्हें लगता है कि अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा, लेकिन जब हम इसे बनाते हैं तो समझ में आता है कि ये तो बहुत ही आसान था।
सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, बाकी। तो आइए बच्चों समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने कुछ इस तरह से है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए टोटल 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो बताइए प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा। अब ध्यान से समझना है कि हम इसका एपी कैसे तैयार कर सकते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एपी को ध्यान से समझें। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, टोटल 7 बच्चे हैं, ठीक है, और सातों बच्चों को किसी अच्छे से टेस्ट में प्रदर्शन करने के लिए उन्हें 700 रुपए की राशि बांटनी है, लेकिन 7 बच्चों में टोटल 700 राशि ही बांटनी है। लेकिन कंडीशन ये है बच्चों कि सभी को 100 रुपए नहीं दे देने हैं। सबका कंडीशन ये है कि पहले वाले व्यक्ति को जो भी मिलेगा, मान लेते हैं x मिलेगा, अगले वाला जो स्टूडेंट होगा उसको x में से 20 रुपया कम मिलेगा, मतलब पहले वाले से 20 रुपया कम मिलेगा। उसके आगे वाले को अपने पहले वाले से 20 रुपया कम मिलेगा, तो ऑलरेडी ये 20 रुपया कम है, तो ये 20 रुपया और कम कर देंगे तो 40 रुपया कम हो जाएगा। ऐसे करते करते टोटल जो है वो 7 बच्चों को इस तरह से बांटना है। मतलब कहीं ना कहीं 7 जो है हमारा n का मान है, क्योंकि पहले बच्चे के लिए x, दूसरे बच्चे के लिए ये, तीसरे को ये, तो 7वें में भी कोई होगा। ठीक है, इस तरह से n का मान हमें पता चल गया है कि ये कितना है, 7 है। ठीक है, और बच्चों 700 रुपया क्या है ये सोचो, सातों बच्चों को बांटा जाने वाला राशि है। मतलब क्या समझ में आया कि सभी का पैसा मिला दिया जाए, इसको जो भी मिलेगा, इसको जो भी मिलेगा, इसको जो भी मिलेगा, सभी को आपस में ऐड कर देंगे तो 700 रुपया कुल राशि है, इसी को आखिर बांटा जाने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि S7 मतलब सातों बच्चों में जो बांटा जाने वाला है कुल राशि ये कितना है बच्चों, तो 700 है। बस में दिया है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब देखो क्या है, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दिया है क्या, हमें पता चल रहा है, दिया है नहीं, ये दिया नहीं है, हम लोग मान रहे हैं x, है ना, तो हम लिख देंगे माना क्या, A1 जो है बच्चों ये हो जाएगा x और A2 हमारा कितना हो जाएगा, तो x माइनस 20। इसलिए d कैसे निकलता है, तो A2 में से A1 को घटा देते हैं, मतलब x माइनस 20 में से x को घटा देंगे। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल, तो कहीं ना कहीं ये माइनस का 20 आ रहा है। ठीक है, तो माइनस का 20 हो जाएगा क्या, हमारा d हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब हमारे पास क्या है, अच्छा और एक बात दिया हुआ है, और हमें दिया क्या है, S7 दिया है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना, S7 दिया है, मतलब क्या, S7 दिया है 700, मतलब 7 लोगों में टोटल कितनी राशि बांटी जाएगी, तो 700 बांटा जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर S7 है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 मतलब 7/2 इंटू 2a, a का मान कितना है, तो x है, और प्लस n-1 मतलब 7-1, और d क्या हो जाएगा, तो d हमारा हो जाएगा माइनस का 20। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 700 रुपए। कैलकुलेशन कर देते हैं जल्दी से, तो यहाँ क्या हो सकता है, सोचो 7 से काट देंगे तो ये 100 बार में, ठीक है, खत्म, ऊपर ऊपर कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पर 1/2 रहने देते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, और यहाँ ये अंदर गुना होगा बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर गुना अंदर होगा तो क्या हो सकता है, क्या हो गया भाई, हाँ, ये -20 को यदि इसमें गुना करेंगे तो -20 को 7 से गुना कर देंगे तो माइनस में 140 हो जाएगा। ठीक है, -2×14, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 20 को यदि 1 से गुना कर देंगे तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, गलत बात है, ऐसा नहीं करते, है ना। यहाँ पर हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, 7 में से 1 जाएगा तो 6, और 6 को यदि 20 में से गुना कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस में 120। ठीक है, ऐसा हो सकता है, बराबर में कितना हो गया, तो 100 हो गया। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है, कैसे कर सकते हैं, देखो कुछ नहीं है, आसान है, 2 तरीका है। हालांकि हम भागा से इसको यहाँ गुना में कर दें तो क्या बन रहा है, 2x माइनस 120, और बराबर में ये भागा से यहाँ गुना में जाएगा तो यहाँ 200 बन गया। ठीक है, अब ये माइनस का जो 120 है इसको उधर कर देंगे तो प्लस में चले जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो रहा है 2x बराबर, यहाँ है 200 और ये उधर चला जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा टोटल 320। 2 से काटना चाहेंगे हम तो 160, मतलब पहले बच्चे को कितना मिलेगा बच्चों, बताइए। सबसे पहले ये समझना है कि पहले बच्चे को कितना प्राइस मिलने वाला है, x मिलने वाला था, और x का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, तो 160 निकाला है। इसीलिए एक्चुअली में हमारे पास जो एपी बनेगा 7 बच्चों का, ये हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले बच्चे को यदि हमारा 160 मिल रहा था, है ना, ये x था, फिर ये x माइनस 20 था, ऐसे ही x माइनस 40 था, ये बढ़ते बढ़ते x 7वें नंबर तक जाएगा। अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो बच्चों x का वैल्यू रख देंगे तो ये 160 हो जाएगा, 20 कम कर देंगे तो 140 हो जाएगा, और 20 कम कर देंगे तो 120 हो जाएगा, और 20 कम कर देंगे तो 100 हो जाएगा, उससे कम 80 होगा, और उससे कम 60 होगा, उससे कम आपका 40 होगा। तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 7
इन सातों बच्चों का जो है वो कितना प्राइस होने वाला है, तो इस तरीके से प्राइस होने वाला है। सबसे पहले बच्चे को सबसे मैक्सिमम मिलेगा, उससे कम 20 कम कम करते हुए हम लोग इस तरीके से समझ गए हैं कि इस तरह से 7 बच्चों को मिलेगा। अब बच्चों इन सभी को यदि हम आपस में ऐड करने की कोशिश करें तो ये टोटल 700 रुपए आ जाते हैं, है ना। ये हमारा क्वेश्चन भी दे रखा है, आप चेक भी कर सकते हैं। ये कैसे चेक होगा, देखो इसको ऐड कर दो तो 200 रुपए आ गया, इसको ऐड कर दो 200 रुपए आ गया, इसको ऐड कर दो तो 200 रुपए आ गया, और ये हो गया तो 2 तिया 600 और एक 700 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से सभी को आपस में ऐड करने से 700 रुपए आ भी रहा है, और हर एक बच्चे को कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये हमें यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बिना देरी किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन को देख करके तो बच्चे ऐसे ही एकदम अंदर तक हिल जाते हैं, सर ये क्या है, बाप रे बाप इतना बड़ा क्वेश्चन। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या है, देखो एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर में पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा और 2 का बच्चा 2 पेड़ लगाएगा, 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि इत्यादि। ऐसे 12 कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, ये भी बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, और इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाया गया कुल पेड़ों की संख्या क्या होगा। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन तो एक्सप्लेनेशन कितना बड़ा होगा सर, बिल्कुल आसान है। देखो बच्चों एपी पहले क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एक स्कूल है, ठीक है ना, उस स्कूल में 1 से लेकर के 12 तक की कक्षाएं चलती हैं, और वहां का सिस्टम ये है कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, ऐसे बढ़ते 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 12 कक्षाएं चलती हैं। ठीक है, और वहां का सिस्टम ऐसा है पेड़ लगाने का कि पहली क्लास का एक अनुभाग जो है वो 1 पेड़ लगाएगा, दूसरे क्लास का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा क्लास का 3, चौथे क्लास का 4, पांचवें क्लास का 5, ऐसे करके। और हर क्लास के 3 सेक्शन है बच्चों, ध्यान से समझना। पहले क्लास का एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, दूसरे क्लास का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, तीसरे क्लास का एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। तो ऐसे करके हर क्लास का यदि 3-3 सेक्शन हो तो हम पूरे को 3 से गुना कर देंगे तो 3-3 सेक्शन का निकल जाएगा। बोलो समझ में आया। एक क्लास का एक सेक्शन 1 पेड़ लगाया, दूसरे क्लास का एक ही सेक्शन 2 पेड़ लगाया, तीसरे क्लास का एक सेक्शन 3 पेड़ लगाया, और हर क्लास में 3-3 सेक्शन है तो हम 3 से गुना कर देंगे। तो बच्चों कहीं ना कहीं जो हमारा एपी बन रहा है ये बन रहा है 3, 6, ये 3 सभी में गुना कर दो तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ऐसे बढ़ते बढ़ते 12 तिया 36। अंतिम पद भी तुम्हें पता चल गया। अब कहता है बताओ इसमें कुल कितने पेड़ लगाए गए हैं। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है जो दिया हुआ है, आपके पास वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। लिखो A1 बराबर 3 है, A2 बराबर 6 है, इसलिए D निकाल लेंगे तो A2 माइनस A1 जो कि 6 माइनस 3 मतलब 3 बनने वाला है। ठीक है बच्चों, और एक चीज तुम्हारे पास है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अंतिम पद है ना, और अंतिम पद मतलब AN, और ये कितना है बच्चों, तो ये है आपका 36। ठीक है, तो कहता है कुल कितनी संख्या है, मतलब कुल कितने पेड़ लगाए गए हैं, तो कुल निकालने के लिए हमें SN निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, अब SN का मतलब क्या हुआ, टोटल कितने N कितने हैं बताओ, N कितने होंगे सोच के बताओ, N क्या हो सकता है। तो N आपको यदि ज्ञात करना हो, हालांकि हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी है कि पहला पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 12 क्लास है, तो कहीं ना कहीं 12 ही पद होंगे। अब बोलोगे सर यहाँ तो कुछ और है, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, ऐसे करके ये भी तो 12 ही होंगे बच्चों, है ना। उसको हम 3 सेक्शन थे इसीलिए 3 से गुना किया, लेकिन N का मान तो 12 ही रहने वाला है। यदि आपको N नहीं पता, हालांकि ये दे रखा है ना, टोटल 12 क्लास तक है, तो यही हमारा N हो सकता है। लेकिन यदि आपको यदि इसे सॉल्व करके ही लाना है तो आप यहाँ से भी ला सकते हैं। AN यदि हमको पता है तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये होता है A प्लस N-1 और D जो कि 36 है। अब A का मान लिख लो 3, ठीक है, तो A का मान हमारा हो गया 3, और फिर है N-1, ठीक है, तो लिख देते हैं N-1, और D हमारा आ रहा है 3, और बराबर में उधर क्या है, तो ये है आपका 36। इसे आप उधर माइनस कर दीजिए तो N-1 का मान क्या हो जाता है, तो ये 33 हो जाता है, प्लस का माइनस में, और यहाँ पर का जो 3 है ये इसे काटेगा 11 बार में, माइनस से उधर प्लस में जाएगा, तो N का मान ऐसे भी क्या आ गया, 12 आ गया। ये पहले भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको टोटल निकालने के लिए कहा है, तो हम जानते हैं कि SN का फॉर्मूला होता है N/2 और यहाँ A प्लस AN, क्योंकि दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, प्रथम पद भी है और AN भी है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब N का मान मतलब SN निकालना है, मतलब S12 निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12/2, और यहाँ A मतलब क्या, A का मतलब है 3 और प्लस AN का मतलब है 36। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आंसर ऐसा है कि 2 से काट देंगे तो 6 बार में, तो यहाँ आ गया आपका 6, और अंदर में क्या आ जाएगा 36 और 3 39 हो जाएगा।
ठीक है। अब गुना कर दो, 9 छक 54, हाथ में 5, 6 18, 5 23। तो टोटल कितने पेड़ लगाए जाएंगे बच्चों? तो 234। ठीक है, इसलिए लिख देना कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या ये कितना हो जाएगा? तो 234, 2 3 4, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन देखने में इतना विशाल लग रहा था कि बच्चे घबरा जाते कि ये क्या है। और ऐसा ही एक घबराने वाला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है, जो देख करके बच्चे को लगता है कि ओ माय गॉड ये क्या है। लेकिन बच्चों ओ माय गॉड नहीं कहना है, ये तो कहना है बहुत आसान है। देखो कैसे, 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, लट्ठे मतलब लकड़ियां, है ना, ये नीचे में जो है ये टोटल 20 लकड़ियां हैं। ठीक है, उसके ऊपर वाले में 19 है, उसके ऊपर वाले में 18 है ना, इस तरह से आगे बढ़ते रहता है। तो कहता है ये टोटल 200 टोटल जो लट्ठे हैं ये कितनी पंक्ति में सजे हुए होंगे। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल जितनी भी लकड़ियां हैं ये टोटल है 200। मतलब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो योग दे दिया है, सर ये तो सभी को मिला करके दे दिया है। बिल्कुल सही बात है। पहले लाइन में 20 है, दूसरे लाइन में 19 है, तीसरे लाइन में 18 है। ऐसे बढ़ते बढ़ते कितने लाइन में सजाए गए होंगे कि ये 200 में से 200 लकड़ियां इसके ऊपर आ जाए। तो सोचना है कि सर n का मान निकालना है आपको। कैसे बच्चों? एपी कैसे तैयार करोगे? तो एपी यदि हम तैयार करते तो पहले पंक्ति में 20 है, दूसरे पंक्ति में 19 है, उसके आगे 18 है, फिर आगे 17 है, ऐसे बढ़ते जा रहा है, पता नहीं कहां तक है। हमें n ही नहीं पता, n नहीं पता है तो हमें n ही तो निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो, और योग भी दे रखा है, योग के मदद से हम आगे काम करेंगे। देखिए तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, दिया है क्या, a1 का मान दिया है 20 और a2 का मान दिया है 19, इसलिए d का मान क्या हो जाएगा? तो a2 माइनस a1 मतलब 19 माइनस 20 जो कि -1 होने वाला है। ठीक है बच्चों, अब और क्या दे रखा है आपके सामने? तो टोटल लकड़ियों की संख्या कितना है? तो टोटल लकड़ियों की संख्या 200 है। मतलब Sn भी दे रखा है, Sn कितना दे रखा है? तो 200 दे रखा है। बात समझ में आ रहा है? अब हम क्या कर लेंगे, जल्दी से फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है n/2 और फिर होता है 2a प्लस n-1d, और बाहर में क्या हो जाएगा? तो 200 हो जाएगा। तो बताना है जल्दी से कि n का वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो n/2 रहने देते। अच्छा एक काम करते हैं, चलो छोड़ो, तो n/2 और अंदर में है 2 इंटू a का मान बता दो, तो ये हो जाएगा सर 20 और प्लस n-1 और d का मान कितना है? तो -1 है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 200। आगे काम करते हैं, ये भागा से यहाँ गुना में जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से वहाँ भेज दो जल्दी से, तो ये हो जाएगा 400। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ n अंदर में क्या होगा? 20 दूना 40, और यहाँ -1 को इसमें गुना करेंगे तो माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1। ध्यान से समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इस n को बाहर ही रहने देते हैं। देखिए कैलकुलेशन कैसे है, 40 और 1 कितना हो जाएगा? 41। ठीक है, तो बाहर में n है, अंदर में है 41, माइनस में n, और उधर कितना हो गया? तो इधर हो गया हमारे सामने 400। ठीक है, इधर हो गया हमारे सामने 400। अब इसे हम क्या कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लाते हैं। ये अंदर हो जाएगा 41n और माइनस में n² बराबर में 400। अब इसे इस तरीके से रखना होगा आपको, इस तरीके से रखना होगा कि हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आए। तो बच्चों क्या कर सकते हैं, मैं इसको इधर कर देते हैं तो n², ये प्लस का इधर कर देते तो माइनस में 41n, और यहाँ ऑलरेडी क्या है? तो 400 है, बराबर क्या हो गया? तो 0 हो गया। देखो एक तरह से द्विघात समीकरण आ चुका है। अब द्विघात समीकरण को हम इसे क्या कर सकते हैं? इसे इधर लिख दो ना, या अच्छे से तरीके से फॉर्मेट में, n² माइनस में 41n और प्लस में 400 बराबर के उस तरफ 0 लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब हम क्या कर सकते हैं? इसे इस तरह से तोड़े कि 41 आ जाए। कैसे कर सकते हैं? 400 को तोड़ते जाओ, तो बच्चों 400 को 2 से तोड़ोगे तो 200 आ जाएगा, 2 से तोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा? तो 2 से 100 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़ोगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 इसमें ऐड करके देख लो तो 41 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 को और 25 को आपस में जोड़ दे तो हमारा कितना आ गया? 41 आ गया। जल्दी से काम करते हैं, तो n² माइनस क्या हो गया? n² माइनस क्या हो जाएगा? इसको कैसे तोड़ेंगे? तो इसे हम तोड़ देते हैं बच्चों, 16n और माइनस में ही 25n, ये भी माइनस रहेगा, तभी दोनों जोड़ करके माइनस में 41n बनाएगा, और लास्ट में क्या है? तो ये है आपका 400 बराबर में 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है? तो n, यहाँ हो जाएगा n-16। इन दोनों में से क्या कॉमन है? तो देखो ये 400 एक्चुअली में आया कैसे? ये 400 25 और 16 को गुना करके ही आया है। नहीं समझ में आया क्या? देखो टूटा है ऐसे, ऐसे टूटा है, देखो ऐसे टूटा है, तो कहीं ना कहीं इधर से टूट करके बना 16 और ये बना है 25, तो 25 और 16 ही तो गुना हो करके ये बना है। तो हम इस 400 को क्या लिख सकते हैं? इस 400 को सोच सकते हैं कि ये सर 25 गुने 16 ही तो है। अब 25 25 कॉमन निकाल लो तो यहाँ बनेगा n-16,
माइनस कैसे हुआ समझ में आया, कई बार हमने आपको सिखाया है। अब देखो n-1 जो है, सॉरी n-16 आपका कॉमन निकल गया, तो बचेगा क्या, फिर n-25 बच जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब जानते हैं कि शून्यक जैसे हम निकालते थे, एक बार इसके बराबर में 0 करो, मतलब n-16 बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ से n का मान 16 आ जाता है, और यहाँ पर n-25 बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ पर n का मान कितना आ गया, तो 25 आ गया। बच्चों यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा समस्या है, हमें चेक करना होगा सबसे पहले कि n के तो दो वैल्यू सही लग रहे हैं हमें, दोनों प्लस में है ना, मतलब n का मान 25 भी हो सकता है, n का मान 16 भी हो सकता है, लेकिन सही कौन सा है इस केस में, तो इस केस में सही कौन सा है ये जानने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब सोचो n का मान क्या होता है, n का मान ये हुआ कि पहले पंक्ति में 20, उसके बाद 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे बढ़ते बढ़ते मान लो कि 25 पंक्ति भी है, फिर ये कह रहा है नहीं n का मान तो 16 है, मतलब 16 ही पंक्ति है। अब सही कौन सा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 25वां पद निकालने की कोशिश करते हैं। 25वें लाइन में कितना है वो देख लेते हैं, तो उसके लिए a25 निकालना पड़ेगा, है ना। अब यदि a25 निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है a + 24 का d। अब बच्चों a का मान क्या है, देखो a का मान है आपका 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 और प्लस 24 गुने d का मान कितना आ रहा है, तो d का मान आपका आ रहा है -1, तो -1 लिख दो, तो यहाँ आ रहा है 20 और -24, और ये आ रहा है -4। अब बच्चों सोचो, जरा ध्यान से समझना है कि 25वें वाली पंक्ति पर जो है वो हमारे पास -4 जो है वो लट्ठे हैं। सोचो पहले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे थे, दूसरे में 19 थे, फिर 18 थे, लेकिन इस तरह से ये कह रहा है कि जो अंतिम पंक्ति हमारा 25 आ रहा है ये तो माइनस में आ रहा है। अब बताओ लट्ठों की संख्या कभी माइनस में कैसे हो सकती है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 25 है बच्चों, ये यहां से स्पष्ट है कि यहाँ पर n का मान, अतः क्या लिखेंगे, अतः हमें समझ में आ रहा है कि n का मान जो है वो 25, ये बच्चों असंभव है। क्या है ये, असंभव है, क्योंकि कभी भी लट्ठों की संख्या जो है वो -4 हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये तो हो गया कि ये गलत है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, a16 भी निकाल के देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव आ रहा है यानी, तो a16 का वैल्यू होता है बच्चों a + 15 का d। अब सोचो a का मान क्या है, तो a का मान हम लोगों के पास 20 है और d का मान कितना है, तो -1 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 और प्लस 15 गुने -1, तो यहाँ हो जाएगा 20 - 15, और यहाँ पे वैल्यू आ रहा है प्लस में 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो अंतिम पंक्ति है, पहली पंक्ति में आपका 20 था, फिर 19 था, फिर 18 है, इस तरह से जो अंतिम पंक्ति होगी वहां पर 5 लट्ठे होंगे, जो कि ये पॉजिटिव है। अतः टोटल कुल कितनी पंक्ति हमें समझ में आया, अतः लिखेंगे लट्ठों की कुल पंक्ति, है ना, क्या लिख देंगे, तो बच्चों लट्ठों की कुल पंक्ति ये कितना हो, तो इसकी कुल पंक्ति कितना समझ में आया, तो बच्चों 5 नहीं है, कुल पंक्ति एक्चुअली में क्या है, कुल पंक्ति जो है वो बच्चों 16 है, और ये 16 में से जो 16वें नंबर पे है वहां पर 5 जो है वो लट्ठे सजे हुए हैं, है ना, ये आपका आंसर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे देखो ये सेक्शन करने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन जब दोनों वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ गया तो हम निकाल के देखें कि एक्चुअली में लट्ठों की संख्या कितनी है, तो ये तो नेगेटिव आ गया, इसलिए ये असंभव हो गया, और ये चूंकि पॉजिटिव है तो ये हमारा सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से कई बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको आसानी से समझाती हूँ। देखो सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्या हो सकता है क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक बाल्टी है और एक लड़की है जिसे इस बाल्टी में से क्या करना है कि यहाँ पे कई सारे आलू रखे हुए हैं, यहाँ 1 2 3 4 है ना, ऐसे करके आलू रखा हुआ है। और ध्यान ये देना है आपको कि पहला वाला आलू 5 मीटर पे है, लेकिन दूसरा आलू 3 फिर 3 फिर 3 ऐसे करके बढ़ते चला गया है। इस लड़की को पहला आलू को उठाकर पहले यहाँ से चलना है, यहाँ से यहाँ जाना है, और फिर इसे उठा करके बाल्टी में डालना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, फिर उठा के आना है, इसमें डालना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ आकर के उठा के डालना है। ध्यान से कहीं आप समझ पा रहे हो तो आपको करना क्या है। देखो सबसे पहले एपी का निर्माण कैसे होगा, ध्यान देना है। एपी में एक लड़की जो है वो बाल्टी से यदि दौड़ती है बच्चों, तो यहाँ से 5 मीटर जाएगी, फिर 5 मीटर आएगी। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं 2 बार 5 मीटर के जो रेस है उसे कंप्लीट कर रही है। ठीक है, दूसरा आलू उठाने के लिए, ये पहला आलू के लिए था A1 के लिए, दूसरा आलू कैसे, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना होगा, मतलब 3 मीटर तक जाना होगा, फिर यहाँ से यहाँ आना होगा। मतलब एक्चुअली में वो 2 बार किसको कवर करी है, 5 + 3 है ना, मतलब 5 + 3 को कवर किए, तो 5 + 3 मीटर को उसने 2 बार जो है वो कवर करने की कोशिश की। ठीक है, तीसरा आलू कैसे उठेगा बच्चों, तो तीसरा आलू उठाने के लिए इसको 5 + 3 + 3 इसको 2 बार कवर करना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसा है कि 2 × 5 प्लस और 3 क्या हो गया 6,
ऐसे करके इसका जो है एपी तैयार हुआ। तो एपी में कहीं हम देखें तो इसका वैल्यू कैसे बन रहा है, 5 दूना 10 बन रहा है, यहाँ पर 5 3 8, 8 दूना 16 हो गया, यहाँ 5 और 6 11, 11 दूना 22 हो गया। ऐसे करके इसका एपी तैयार हुआ है। ठीक है, अब आपको कहता है कि इस प्रतियोगिता की कुल कितनी दूरी दौड़ी गई है। तो पहला आलू उठाने के लिए 10 मीटर दौड़ा गया है, दूसरा आलू उठाने के लिए 16, तीसरा आलू उठाने के लिए 22। ऐसे करते हुए टोटल जो है सो समझ लीजिए आपको कह रहा है कि कितनी दूरी इसका कितना दूरी जो है इसको दौड़ना पड़ेगा। और एक और बात ध्यान रखना है कि इस पूरे रेखा पर टोटल जो है सो 10 आलू रखा गया है। यहाँ पर टोटल 10 आलू है बच्चों, ठीक है ना। तो 10 आलू है, इसका मतलब क्या समझ में आया, ये पहला आलू उठाने के लिए, दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करते हुए टोटल 10 आलू है। तो कहीं ना कहीं n का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो हमारे पास क्या क्या है उस आधार पर हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है A1 का मान है 10 और A2 का मान है 16, इसलिए D का मान हो जाएगा बच्चों A2 माइनस A1, मतलब 16 माइनस 10 जो कि 6 आएगा। और हमारे पास क्या पता है, तो और इन्फॉर्मेशन ये है कि n का मान जो है वो टोटल 10 है, क्योंकि टोटल 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, अब कुल दूरी निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए Sn का फॉर्मूला लगा दो, जो कि है n/2 और 2a प्लस n-1 और बाहर में d। अब देखो s और n का वैल्यू क्या है, तो 10 है, मतलब 10 आलू को उठाने के लिए टोटल कितनी दूरी दौड़नी होगी ये देखना है। तो 10/2 और अंदर में है 2 इंटू a का मान, तो a का मान हमारा हो गया 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 और प्लस n-1, n क्या है, तो n हमारा 10 है, हो जाएगा 10-1 और d का वैल्यू, तो d का वैल्यू हमें 6 नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो 2 से काट दो तो 5 बार में आ जाएगा, तो यहाँ पर 5, अंदर में क्या होगा, 10 दूना 20 और 10 में से एक जाएगा तो 9 और 9 छक कितना हो गया, तो 54 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया 5 और गुने 74, इन दोनों को गुना कर दोगे तो 5 चौके 20, 7 पचे 35 और 2 37। तो टोटल कितना मीटर उसको एक्चुअली में दौड़ना पड़ रहा है, तो 370। तो लैंग्वेज में हम क्या लिख देंगे, अतः 10 आलू उठाने के लिए है ना, सिर्फ उठाने के लिए नहीं, 10 आलू बाल्टी में डालने के लिए, उठाने के लिए कुल कितना दूरी, तो कुल आपको 370 मीटर दौड़ना होगा, है ना। तो 370 मीटर दौड़ना होगा। बात समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से आपका टोटल लैंग्वेज कंप्लीट होता है। और यहाँ क्वेश्चन भी है कि कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी, तो टोटल 370 मीटर दौड़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपका कंप्लीट होता है आज का पूरा क्लास, क्योंकि यही वो लास्ट क्वेश्चन था जहां पर हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.3 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। पूरा चैप्टर आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना। एक्सरसाइज नंबर 5.3 ही नहीं, बल्कि एक्सरसाइज ये 5th चैप्टर जो भी है बच्चों हमारा, ये 5वां चैप्टर जो है हमारा एपी मतलब समांतर श्रेणी, इसे हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे याद है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो यहाँ पे नहीं था स्लाइड में, आप उसे खुद से ट्राई कर ले, फिर भी नहीं बने तो एक दिन में सेपरेट वीडियो, शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कैसे लगी आपको ये चैप्टर समझने में। सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही आसान था, आपको क्या करना था, सिर्फ सारे फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना था। सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से हम लोगों ने सीखा है। उम्मीद है आपको एकदम ग्राउंड लेवल से लेकर के हाई लेवल तक का इंप्रूवमेंट आपको अपने अंदर दिखा होगा। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चंस को बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम में आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है। चलो, अब आपको ध्यान रखना है, यदि आपको इस चैनल से कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आपको लग रहा है सर हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ बेहतर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लेना। चलो, इतने भी कंजूस ना बनो, अभी कर लो, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना है जिसे इसकी जरूरत है, या तो जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, अपने सहपाठियों को भी दिखाना है। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर से एक नए क्लास में, एक नए चैप्टर के साथ, एक बड़े जोश के साथ। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।